हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सिटी हॉस्पिटल में रचना के गुस्से में वैशाली की बेटी को मनहूस कहने पर मृत्युंजय गुस्से से बोला, चाची आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। रचना मृत्युंजय की बात सुन उसकी तरफ आंखों में आंसू लिए देखते हुए बोली, मृत्युंजय तुमने देखा मेरे बेटे को किस हालत में है वो। मृत्युंजय रचना के बाद विप्लव को कुछ नहीं होगा, आप इस तरीके से उस बच्ची को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में, अगर उसे कुछ हो गया तो। रचना ने रोते हुए कहा। सुमित रचना को अपने गाले लगाते हुए बोला, मॉम वापी को कुछ नहीं होगा, आप रोना बंद करो और किसी से कुछ मत कहो। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। रचना सुमित के सीने से लगी वैशाली की तरफ इशारा करते हुए बोली, सब इसकी गलती है, सब इसके कारण हो रहा है। महक जो कि बच्चे को रोने के कारण उसे नर्स के हवाले कर वैशाली को बुलाने आई थी। रचना के इल्जाम को सुनते हुए वैशाली इल्जाम को सुनते हुए बोली, चाची। महक की आवाज़ सुन रचना शोभित से दूर हो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कहा था ना कि तुम वैशाली को सुधार दोगी। उसकी हर एक गलती और हरकतों की जिम्मेदारी तुम लोगी तो अब क्यों नहीं ले रही हो। चाची, वैशाली की कोई गलती नहीं है। जो कुछ बीता हुआ कल था, जिसे उसके मामा जी ने चूज किया था, निमृत वैशाली की पसंद नहीं था, इसलिए आप उसे दोष मत दीजिए, महक ने कहा। रचना महक की बात सुन गुस्से से बोली, तुम उसका साथ दे रही हो। नहीं चाची, मैं सही का साथ दे रही हूँ। महक ने अपना सिर नहीं में हिलाकर कहा। तभी सुधांशु वहाँ पर भागते हुए मृत्युंजय से बोला, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ चुके हैं। सुधांशु के बात पर सब लोग ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले जाते हैं। महक सबके जाने के बाद वैशाली की तरफ देखते हुए कहती है, वैशाली बच्ची रो रही है, उसे दूध पिला दो। वैशाली महक के बाद पर अपना सिर हिला वार्ड की तरफ चली जाती है जहां उसकी बच्ची रो रही थी। वैशाली ब्लाउज खोलकर उसे फिट करवाने लगती है, लेकिन उसे काफ़ी दर्द हो रहा था और बच्ची सिर्फ एक दिन की होने के कारण सीख नहीं पा रही थी, जिस कारण वो फिर से रोने लगती है। वैशाली उसे झुलाते हुए रोनी आवाज़ में बोली, चुप हो जाओ प्लीज़, हम तुमको दूध पिला रहे हैं ना, चुपचाप पी लो। ये कहते हुए वैशाली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन बच्ची अभी भी रोई जा रही थी। महक वहाँ आती है और दोनों को रोता हुआ देखकर बच्चों को अपनी गोद में लेकर वैशाली से कहती है, क्या हो गया वैशाली, तुम दूध क्यों नहीं पिला रही हो। वैशाली रोते हुए महक की तरफ देखकर बोली, हम पिला रहे हैं दीदी, नहीं आ रहा है दूध। महक वैशाली की बात कर बोली, अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ कर रही हूँ। इतना कहकर महक अपना ब्लाउज शिफ्ट कर बच्ची को दूध पिलाने लगती है। महक के कहने पर वैशाली उसकी तरफ देखने लगती है। महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने अपनी पहली बार किसी बच्चे को दूध पिलाया था। उसके चेहरे पर एक सुकून साफ नजर आ रहा था। वो बच्ची के सिर को धीरे धीरे सहलाने लगती है और बच्ची भी आराम से दूध पीते हुए कब सो जाती है, महक को पता ही नहीं चलता है। दूध पिलाने के बाद महक उसे पालने में सुला। वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाने के कारण दूध नहीं आता, लेकिन दवाओं से दूध आना शुरू हो जाता है। वैशाली पालने को धीरे धीरे झुलाते हुए महक की तरफ देख कर बोली, हमको इतना तो पता था कि आप हमारे बच्चे से बहुत प्यार करोगे, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि अपने बच्चे के हिस्से का दूध उसे पिलाओ। महक वैशाली की बात पर उसके सिर पर हल्का सा मार कर बोली, किसी के भी बात का दिमाग पर असर मत डालो, अमृत भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम बच्चे के साथ यहीं पर रहो, मैं विप्लव को देख कर आती हूँ। वैशाली महक की बात पर अपना सिर हिला देती है और महक वार्ड से बाहर चली जाती है। वैशाली बच्ची की उंगली से खेलते हुए बोले, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुमको इतना अच्छा परिवार मिल रहा है। एक बार तुम्हारे पापा को होश में आने दो, फिर देखना तुमको अपनी गोद में उठाकर झूमेंगे। वो बच्ची वैशाली के बात पर नींद में मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर वैशाली के चेहरे भी छोटी सी मुस्कान आ जाती है। इधर ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं। रचना डॉक्टर को देखकर जल्दी से कहती है, क्या बात है डॉक्टर, मेरा बेटा तो ठीक है ना। डॉक्टर रचना के शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाइए, अब उनकी कंडीशन स्टेबल है, वो होश में है, लेकिन हमें एनेस्थीसिया दिया है, कल मॉर्निंग तक वो होश में आ जाएंगे और हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। मृत्युंजय डॉक्टर की बात पर बोला, लेकिन उसे सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए बोले, यश मिस्टर सारंग, अचानक एक्सीडेंट होने के कारण उन्हें शॉक लगा था, जिस कारण उनके दिल की धड़कन रुक गई थी, लेकिन अब उनकी हालत बिल्कुल ठीक। उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है, जिसमें हम लोगों ने पट्टी बांध दी है, कल आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और विप्लव को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। उसके सिर पर पट्टी बांधी थी क्योंकि हल्की से चोट आई थी और उसके हाथ पर प्लास्टर लगा था। निर्जला विप्लव को ठीक देखकर रचना की तरफ देखकर बोला, रचना तुम्हें नहीं लगता तुम्हें वैशाली से माफ़ी मांगना चाहिए। रचना निर्जला की बात सुनकर बोली, मुझे ऐसा
मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। शोभित रत्ना के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, लेकिन मॉम, आपको इस तरीके से बच्ची के बारे में नहीं कहना था। रचना शोभित की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं बच्चे से माफ़ी मांग लूँगी। मृत्युंजय रचना के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, चाची, आप हमेशा कहती हो ना, बच्चे जब तक समझने ना लगे वो बहुत इनोसेंट होते हैं, कभी किसी की गलती नहीं होती, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप उससे बहुत प्यार करोगे। निर्जला मृत्युंजय का साथ देते हुए रचना से बोली, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम अपनी बच्ची से करना चाहते थे। शोभित निर्जला की बात सुनकर रचना से बोला, हाँ, जैसे आप मुझे बचपन में लड़की की तरह तैयार करती थे, उसी तरह आपको उसका ख्याल रखना होगा। रचना उन सब लोगों की तरफ देखने के बाद गहरी सांस भर कर वो बोली, ठीक है, मैं उससे बहुत प्यार करूँगी, लेकिन उतना ही डांटूंगी भी। अब कम से कम मिलने तो दो। इतना कहकर रचना सब लोगों को वहीं छोड़ वैशाली के वार्ड की तरफ चली जाती है। सबसे जाता हुआ देखती है। निर्जला पीताम्बर की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मुझे कहाँ से उठाकर लाए थे? ट्रैफिक सिग्नल पर बस मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। पीताम्बर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देख शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, मोम का मूड भी बहुत अजीब होता है। मृत्युंजय उन सब लोगों को इग्नोर कर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, कल सुबह सब आ जाएंगे, मैं यहाँ पर अस्पताल में रुक रहा हूँ, आप सब लोग घर जाइए। शोभित मृत्युंजय का साथ देते हुए सब लोगों की तरफ देख कर बोला, मैं भाई के साथ यहीं पर हूँ, आप लोग घर चले जाइए। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर, मैं भी यहीं पर रुकूंगा। मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, क्यों, यहाँ पर भंडारे की खिचड़ी बट रही है जिसे तुम्हें खाना है? सुधांशु मृत्युंजय की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मुझे यहाँ रुकना है क्योंकि मेरी दीदी यहाँ पर है। जिसे सुनकर मृत्युंजय ध्रुवी की तरफ इशारा करते हुए बोला, लेकिन गर्लफ्रेंड तो जा रही है ना, तो तुम भी जाओ। मृत्युंजय के बाद सुधांशु बोला, मुझे गर्लफ्रेंड से क्या लेना देना, वो अपने घर जाएगी, मैं अपने घर जाऊंगा। अच्छा, उससे अच्छा है मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। ध्रुवी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, भाई, ऑलरेडी सुबह होने वाली है, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट लेकर आ जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर ध्रुवी बाकी लोगों के साथ वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ डेविड, वर्षा, दीप, राजीव, शोभित, मृत्युंजय, महक, वैशाली और रचना रह गए थे। सुधांशु उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी बच्ची से मिलकर आता हूँ। मृत्युंजय वर्षा की तरफ देख कर बोला, तुम यहाँ पर विप्लव के साथ ऊपर ध्यान दो, हम लोग बच्चे से मिलकर आते हैं। वर्षा अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेविड वर्षा की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिसे सुन वर्षा डेविड को देखते हुए बोली, ये मैं भी पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? डेविड वर्षा के बात पर फुल एटीट्यूड में बोला, मैं इस घर का फैमिली मेम्बर हूँ। किस एंगल से? वर्षा ने पूछा, जिसके जवाब में डेविड मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं इनका पर्सनल डिटेक्टिव हूँ। तो क्या हो, तो हुआ ना फैमिली मेम्बर। वर्षा कुछ पल सोच कर बोली, और अगर मैं इनके फैमिली से किसी से शादी कर लूँ तो मेरा रिश्ता ज़्यादा बड़ा होगा या आपका? जिसे सुनकर सब लोग वर्षा को घूरने लगे। वर्षा सब लोगों की नज़र को महसूस करते हुए, व्हाट? राजीव वर्षा के बात पर बोला, सारंग परिवार में खड़ूस लड़के अलाउड नहीं है, वहाँ के लड़के क्यूट, मासूम और इमोशन से भरी होती हैं। वर्षा राजीव की बात पर बोली, क्यों, मैं क्यूट नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, जो मुझे उस फैमिली में आने का लाइसेंस नहीं मिल सकता? मृत्युंजय सब लोगों से कुछ कहने से पहले वर्षा को उंगली दिखाते हुए बोला, मेरे भाइयों पर नज़र मत डालना, क्योंकि मेरे भाई बहुत छोटे हैं और तुम शक्ल से ही काफ़ी डेंजरस लगती हो। सुधांशु मृत्युंजय को वर्षा के सामने से हटाते हुए बोले, इस तरीके से अपने से छोटों को धमकी नहीं दिया करते। मृत्युंजय सुधांशु के बात पर से घूरते हुए बोला, तुम बहुत साथ दे रहे हो इसका, कहीं ध्रुवी को चीट तो नहीं कर रहे हो ना? सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझ में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं एक साथ दो लड़कियां चलाऊं। आखिर में दीप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर मृत्युंजय से बोला, यार, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता तुम्हारा, क्या तुम कभी किसी की लव लाइफ बनता हुआ नहीं देख पाते? दीप की बात सुन मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, व्हाट यू मीन? तुम कहना क्या चाहते हो कि मुझे जलन होती है किसी के लव स्टोरी बनता हुआ देख? दीप अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मुझे यही लगता है, क्योंकि मैंने ये तुम्हें अक्सर देखा है सुधांशु से जलते हुए, और उससे भी जरूरी वर्षा अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को पसंद करती है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, क्योंकि विप्लव की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जिसे सुनकर सुधांशु धीरे से बोला, विकल्प भी तो है ना, तो सिर्फ विप्लव की गर्लफ्रेंड क्यों हो सकती है? सुधांशु के बाद मृत्युंजय उसे देखने के बाद बोला, मेरी बीबी इसके साथ थी, मतलब तुम सभी हैदराबाद से आए हो, क्या हुआ है वहाँ पर? सुधांशु मृत्युंजय की बात पर अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, मुझे नहीं बताना, मैं जा रहा हूँ।
बच्ची को देख रही। इतना कहकर सुधांशु जल्दी से वैशाली के वार्ड की तरफ भाग जाता है और वर्षा भी चुपचाप विप्लव के वार्ड की तरफ चली जाती है। उन दोनों को जाता हुआ देखकर मृत्युंजय राजीव की तरफ देखकर बोला, मुझे अपने अंदर की गट फीलिंग चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इन दोनों ने जरूर कुछ न कुछ किया है। डेविड मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, तो क्या हो गया, विकी को कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल गई होगी, और अगर वो खड़ूस शक्ल वाली लड़की हुई तो वो और भी अच्छा है। विक्की मस्त मौला है और उसकी बीवी खड़ूस अच्छी जोड़ी रहेगी। मृत्युंजय डेविड की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोला, कुछ भी बकवास अपनी जुबान से मत निकालो। विक्की का लिए लड़की है, राजन परिवार देखेगी। शोभित मृत्युंजय की बात पर बोला, यह प्यार के लिए परिवार मायने नहीं रखता है, उसके लिए सिर्फ प्यार मायने रखता है। मृत्युंजय शोभित की बात पर उसे घूरते हुए बोला, मेरे सामने ज़्यादा प्यार का लेक्चर मत दो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरी रेपुटेशन मायने रखती है। शोभित वहाँ से जाते हुए बोला, आप अपनी रेपुटेशन को अपनी झोली में रखो, मैं चला अपनी भतीजी को देखने। इतना कहकर वह वैशाली का वार्ड की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय व राजीव को दीप की तरफ देखता है, जिस पर वो दोनों भी उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। डेविड मृत्युंजय के कुछ कहने से पहले बोला, मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ वरना मुझे नींद आएगी। इतना कहकर डेविड कॉफ़ी लेने भाग जाता है। मृत्युंजय उन सबको जाने के बाद खुद से बोला, मृत्युंजय सारंग नाम है मेरा, पता है लगा कर रहूँगा कि क्या हुआ है हैदराबाद में। इतना कहते हुए मृत्युंजय भी वैशाली के वार्ड की तरफ चला जाता है। वैशाली का वार्ड। रचना बच्ची को अपने गोद में लिए सोफे पर बैठे हुए थे और बच्ची लगातार रचना को मंगलसूत्र से खेल रही थी। वैशाली चुपचाप बेड पर बैठे उन दोनों की तरफ देखे जा रही थी। रचना बच्ची की तरफ एक नज़र देखने के बाद वैशाली की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वैशाली रचना की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। विप्लव की हालत ऐसी थी कि कोई भी डर जाता। रचना वैशाली के बात पर बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम लोगों का डिस्चार्ज पेपर रेडी हो गया है, कल तुम और महक दोनों साथ में अपने बच्चे को लेकर पहली बार घर जाओगे। वैशाली रचना की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, हम तो आज ही अपने औलाद को लेकर जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं सबको का चूल मची थी, हमको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। महक कॉफ़ी का कप लिए अंदर आते हुए बोले, क्योंकि डॉक्टर से एक बार चेकअप करवाना जरूरी था। वैशाली। इतना कहकर महक कॉफ़ी का कप रचना के सामने कॉफ़ी टेबल पर रख देती है। तभी सुधांशु वहाँ आकर बच्ची के पास जाते हुए बोला, मुझे भी देखना है अपनी प्यारी भांजी को। इतना कहकर सुधांशु बच्ची को अपने गोद में उठा लेता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा मामा हूँ। शोभित में अंदर जाकर बच्ची की तरफ देखते हुए बोला, हेलो, और मैं आपका चाचा हूँ। जिसे देख सुधांशु शोभित की तरफ बच्ची को ढाते हुए बोला, तो गोदी में ले लो। शोभित 2 कदम पीछे होकर बोला, नहीं, मुझसे बच्चे नहीं संभाले जाते। जिसे देखकर राजीव आकर बच्ची को अपनी गोद में लेकर पुचकारते हुए बोला, ओह, तुम कितनी प्यारी हो और तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, नज़र मत लगाओ। राजीव मृत्युंजय की बात से मुंह बनाते हुए बोला, यार तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मैं तेरी औलाद को नज़र लगा रहा हूँ। जिसे सुनकर मृत्युंजय राजीव के गोद में से बच्ची को छीन कर बोला, हाँ तो मेरी औलाद से कम है क्या। जिसे देख दीप मृत्युंजय की गोद से बच्ची को लेते हुए बोला, मैं भी बाकी हूँ। दीप के बच्चों को लेने पर मृत्युंजय दांत पीसते हुए, अरे जाकर अपनी बच्ची को गोद में उठाओ ना। उन सब लोगों के बार बार गोद में लेने पर बच्ची जोर जोर से रोने लगते हैं, जिस पर रचना खड़ी होकर उन सब की गोद से बच्ची को लेते हुए कहती है, बस करो, बच्चों को बॉल बनाकर रखा है, यहाँ पर बॉल पास का गेम चल रहा है क्या। मृत्युंजय रचना की बात सुनकर सब लोगों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे क्यों डांट रही हो आप, इन सब लोगों को डांटो न। रचना उन लोगों की बात पर बोली, सब लोग बाहर जाओ, बच्ची रो रही है, वैशाली को उसे फिट करवाना है। रचना की बात सुनकर सभी लोग बाहर एक दूसरे को देखने के बाद बच्चे को देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मृत्युंजय वहीं रुक जाता है। मृत्युंजय को रुका हुआ देख महक बोली, आपके लिए अलग से इनविटेशन लाना पड़ेगा। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम यहाँ क्या करोगे। महक मृत्युंजय के बात पर एक नज़र बच्चे को देखने के बाद बोली, मुझे कुछ काम था, आप चलो, मैं आ रही हूँ। मृत्युंजय महक की बात सुन अपना सिर हिला वार्ड से बाहर चला जाता है। रचना सबके जाने के बाद बच्ची को वैशाली को देते हुए बोली, इसे दूध पिलाकर सुला दो और तुम भी सो जाओ, रात भर जागना तुम्हारे लिए सही नहीं है। वैशाली रचना की बात सुनकर बोली, चाची हमको दूध बहुत काम आ रहा है,
डॉक्टर बहुत कम आ रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे बढ़ जाएगा, लेकिन बच्ची अभी बहुत छोटी है, इसलिए वो पूरी ताकत से खींच नहीं पा रही है। जिसे सुनकर रचना हैरान होते बोले, तो क्या तुमने बच्चे को खाली पेट रखा है? वैशाली को डांट पड़ने से पहले महक रचना से बोली, नहीं चाची, मैंने दूध पिलाया। रचना महक के बाद फिर वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, वैशाली, डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करें, क्योंकि कल से महक को अपने बच्चे को भी दूध पिलाना होगा। वो दो को कैसे संभालेगी? जिसे सुनकर वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, हम जल्दी से कोशिश करेंगे। जिस पर रचना बच्चे को महक की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बच्ची को दूध पिलाकर सुला दो। महक बच्चे को अपनी गोद में लेकर फीड करवाने लगती है और रचना वार्ड से बाहर चली जाती है। काफ़ी देर तक महक के बाहर न आने पर मृत्युंजय अंदर आते हुए बोला, महक, तुम? ये कहते हुए उसकी नज़र फीड करवा रही महक पर जाती है तो वो हैरान होते हुए कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? महक, जिसने आंचल से बच्चे को छुपा रखा था, आप मृत्युंजय की बात पर बोली, आपको नज़र नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? मुझे नज़र आ रहा है तुम क्या कर रही हो, लेकिन तुम क्यों कर रही हो? ये तो वैशाली की बेटी है ना? मृत्युंजय ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, जिसे देख महक बच्ची को उठाकर पालने में सलाह वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, वैशाली, तुम सो जाओ। वैशाली मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोली, इनसे कह दो हमारी बच्चे को कुछ भी ना कहे, वरना हम इनके बच्चे को बिगाड़ देंगे। मृत्युंजय वैशाली की धमकी पर अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी बीबी मेरे हिस्से, मेरा मतलब मेरे बच्चे के हिस्से का दूध तुम्हारे बच्चे को पिला दे रही है और तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं घूर घूर कर मृत्युंजय को देखते हुए वैशाली से बोली, वैशाली, वैशाली, तुम सो जाओ, मैं उनसे जरा बात करके आती हूँ। इतना कहकर महक मृत्युंजय को खींचते हुए अपने साथ वार्ड से बाहर ले जाती है। वैशाली उन दोनों को जाता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुरा बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।